रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मोहम्मद हुदैफ़ा। और आज की इस वीडियो में आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि HL कंडक्टेड एन इम्पेयरमेंट टेस्ट फॉर वन ऑफ इट्स प्लांट एट द ईयर एंड ड्राफ्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन 31 दिसंबर 2019 वॉज ₹620,000। सर फेयर वैल्यू आपको गिवन है 31 दिसंबर 2019 की। द कैरिंग वैल्यू एट 31 दिसंबर 2018 वॉज ₹714,130। सर फेयर वैल्यू आपकी गिवन है 2019 की, मतलब आप काम कर रहे हैं 2019 के लिए, ठीक है। लेकिन कैरिंग वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 2018 की। तो सर इसका क्या मतलब? सर इसका मतलब इस 2018 को चेंज करना होगा 2019 में। कैसे चेंज करूँगा सर? इसको मैं 1 साल मज़ीद डेप्रिशिएट करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। The plant will generate economic benefit for the next 3 years. An assessment for the calculation of value in use depicted following. अच्छा, क्या क्या पता चला हमें कि 2019, 20, 21 और 22 4 सालों का डाटा है, जिसमें से 1 साल यानी 2019 जो है वो एक्चुअल डाटा है। एक्चुअल डाटा मतलब 2019 के ईयर एंड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो इसमें जो सेल्स आ रही हैं वो एक्चुअल में मैंने 845,000 की सेल्स की हैं। एक्चुअल मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 375,000 की इनकर हुई है। एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 172,000 की इनकर हुई है, सही। और 20, 21 और 22 की जो सेल्स हैं वो मेरी प्रोजेक्टेड है कि 8% इंक्रीज़ आएगा, 14% डिक्रीज़ आएगा। ये मेरी एक्चुअल सेल्स हैं, यानी 2019 के ईयर एंड पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और आगे का जो डाटा है 3 साल का 20, 21 और 22 का, ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मतलब इस डाटा को यूज़ करके मैं वैल्यू इन यूज़ अपनी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो खैर डाटा क्या बोल रहा है? सेल्स 45,000 की थी, 2020 में 8% से इंक्रीज़ होगी, 2021 में 14% से डिक्रीज़ हो रही होगी और 22 में 6% से इंक्रीज़ हो रही होगी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स इसी तरीके से 375,000 की है, 14% का इंक्रीज़, 5% का इंक्रीज़, फिर 13% का डिक्रीज़। और फाइनली फिक्स्ड कॉस्ट चारों सालों में 172,000 है, ठीक है जी। अच्छा, आगे फिर क्या बोल रहा है कि द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% ऑन WDV मेथड टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू। सही है जी, डेप्रिसिएशन का भी डाटा मिल गया। द एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 10% एंड इट विल कॉस्ट ₹15,000 टू सेल द प्लांट। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं हम इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन फॉर इम्पेयरमेंट। सर मुझे चाहिए होगी कैरिंग वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2019। मुझे गिवन किसकी है? 31 दिसंबर 2018 की। तो कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर 2018 मेरे पास है 714,130। सर इसमें से 2019 की डेप्रिसिएशन में माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन ऑफ 2019 एट द रेट ऑफ 15%, जो सर सवाल ने मुझे बताई है। तो सर 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन मेरी बनेगी 107,120। सर ये राउंडेड ऑफ फिगर्स पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास राउंडेड ऑफ डाटा आता है 607,011। सर ये मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2019 की, सही है। अब क्या चाहिए सर मुझे? सर इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए मुझे चाहिए फेयर वैल्यू, कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़, सही। फेयर वैल्यू सर मुझे सवाल ने बताई है कितनी है, 620,000, सही है। कॉस्ट टू सेल सर एंड में लिखी हुई 15,000, एंड इट विल कॉस्ट 15,000 टू सेल द प्लांट। तो 15,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। माइनस करूँ तो सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आती है मेरे पास 605,000, सही। नेक्स्ट मुझे वैल्यू इन यूज़ चाहिए, तो सर इसके लिए मैं एक छोटी सी वर्किंग बना लेता हूँ। अच्छा जी, वर्किंग शुरू करते हैं। वैल्यू इन यूज़। सर मेरे पास कितने ईयर्स हैं? मेरे पास है 2020, 2021 एंड 2022, सही है जी। ये 3 सालों का डाटा है मेरे पास। तो सर स्टार्ट करते हैं हम सेल्स से। सेल्स के बारे में क्या बोल रहा है कि एक्चुअल सेल्स ऑफ ₹845,000 थी 2019 में, 2020 में 8% से इंक्रीज़ हो रही हैं। 2020 में 8% से इंक्रीज़ हो रही हैं। तो कैसे लिखूंगा सर मैं? सर 845,000
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8%। तो सर ये कितना आ जाएगा, ये सर मेरे पास आएगा 912600। सही है जी। 2021 पे जब मैं जाऊंगा, 21 के बारे में मुझे बोल रहा है कि डिक्रीज बाय 14%, मतलब सर इस सेल में 14% का डिक्रीज आएगा। तो सर डिक्रीज कर देते हैं, कैसे करूँगा सर, मेरी सेल्स हैं 912600 मल्टीप्लाइड बाय, सर डिक्रीज है तो 1 माइनस 14%। ठीक है जी। इससे जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास सर फिगर आती है 784,836। सर अगेन मैं राउंडेड ऑफ फिगर के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट सर मैं 2022 पे जाऊँ तो इंक्रीज बाय 6% आ रहा है। इंक्रीज बाय 6% का मतलब है सर दिस वैल्यू विल इंक्रीज बाय 6%। तो सर इसकी फिगर कैसे कैलकुलेट होगी, 784,836 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6%। सर डिक्रीज था तो 1 माइनस कर दिया था, इस मतलब इंक्रीज है तो फिर से 1 प्लस कर दिया। ठीक है। तो सर 6% का इंक्रीज के बाद मेरे पास फिगर आती है 831,926। सही है सर, ये मेरे सेल्स का डाटा हो गया। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कैलकुलेट करूँगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स सर मुझे एक्चुअल दी हुई हैं 2019 की 375। ठीक है जी। 375 दी हुई हैं। 2014 में सॉरी 2020 में 14% का इंक्रीज आ रहा है। तो वो इंक्रीज कैसे अकोमोडेट होगा सर, 375,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 14%। तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 427,500। ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर की तरफ मैं जब गया था 2021 में, पता चला 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज बाय 5%। तो 5% का इंक्रीज कैसे अकोमोडेट होगा सर, 427,500 की मेरी सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 5% से। तो सर मेरे पास फिगर आती है 448,875। ठीक है जी। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, डिक्रीज आया 13% का, तो डिक्रीज आ रहा है 13% का। तो देयरफॉर 448,875 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 13%। तो सर मेरे पास 13% से डिक्रीज करने से फिगर आती है 390,521। सर ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा सर, क्योंकि कॉस्ट हैं आउटफ्लोज हैं तो ये माइनस हो रहे होंगे। ठीक है जी। फिर इसके अलावा सर और कोई चीज़, इसके अलावा सर फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है 172,000। तो ये भी माइनस हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। अच्छा जी। सर ये मेरे तमाम आउटफ्लोज इनफ्लोज और आउटफ्लोज इनकॉर्पोरेट हो गए। ठीक है जी। तो सर नेट आउटफ्लोज या इनफ्लोज कैसे कैलकुलेट करूँगा, नेट कैश फ्लोज कैसे करूँ मैं कैलकुलेट, सर दिस प्लस दिस सॉरी दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस। तो 912,600 माइनस 427,500 माइनस 172,000 विल लीड टू 313,100। ठीक है जी। इसी तरीके से 2021 के नेट कैश फ्लोज आएंगे मेरे पास 163,961 और 2022 के नेट कैश फ्लोज आएंगे मेरे पास 269,405। तो नेट कैश फ्लोज आ गए, इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लगा लेते हैं। एट द रेट ऑफ सर 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, 1 प्लस 10% की पावर माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 10% की पावर माइनस 2।
और 1 + 10% की पावर -3। ठीक है जी। इनको सर मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास फिगर्स आती हैं 284,636। नेक्स्ट 135,505 एंड नेक्स्ट इज 202,408। ठीक है जी। सर ये मेरे पास सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ आ गई। इन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास वैल्यू इन यूज़ आ जाती है सर, जो कि बनती है मेरे पास 622 549। सर ये मेरी वैल्यू इन यूज़ बन गई। इसी वैल्यू इन यूज़ को मैं ऊपर इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। 622 549। तो सर रिकवरेबल अमाउंट कैसे कितनी आएगी? सर रिकवरेबल अमाउंट इज़ द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो कि ये रहा, और वैल्यू इन यूज़, जो कि ये रहा। तो इन दोनों में से हायर ऑफ सर वैल्यू इन यूज़ है 622 549। तो सर कैरिंग अमाउंट मेरी आ रही है 607 की, वैल्यू इन यूज़ आ रही है मेरे पास 622 की। वैल्यू इन यूज़ या रिकवरेबल अमाउंट इज़ हायर देन द कैरिंग अमाउंट, सो देयर विल बी नो इम्पेयरमेंट। तो सर 2019 में हमारा एसेट को, हमारा प्लांट इम्पेयर्ड नहीं हुआ। ठीक है जी। अच्छा सर, एक जहन में आपके सवाल आ रहा होगा कि सर ये 15,000 की जो कॉस्ट टू सेल है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं हो रही 2022 में? सर सिंपल सी वजह, सर सवाल में बोल रहा है द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू। सर 3 साल के बाद ये प्लांट मेरा ख़त्म हो चुका होगा, ज़ीरो हो चुका होगा। जब ज़ीरो हो चुका है मतलब स्क्रैप बन चुका है, स्क्रैप बन चुका है तो इसको अपना सेल होगा ही नहीं वो मेरा। तो कॉस्ट टू सेल बेसिकली ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी सर, ये हुआ आपका पहला सवाल। इसी तरीके से अब ज़रा दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द इम्पेयरमेंट एनालिसिस ऑफ अ प्लांट ओन्ड बाय ABC लिमिटेड। ठीक है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन 31 दिसंबर 2019 वॉज ₹250,000। तो सर हम 31 दिसंबर 2019 के लिए काम कर रहे हैं। कैरिंग वैल्यू आपको दी थी 250,000। प्राइस ऑफ ₹222,000 वॉज कोटेड बाय अ पोटेंशियल बायर। सर बायर ने जो प्राइस कोट करी है वो 222,000 कोट करी है, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट कितनी आ गई सर? 222,000। अच्छा, इन ऑर्डर टू सेल द एसेट ब्रोकर एंड नोटरी पब्लिक शेल बी हायर टू डील विद द लीगल मैटर्स। द कॉस्ट विल बी 15,000 एंड 4,500 रिस्पेक्टिवली। मतलब सर मुझे 15,000 देने होंगे ब्रोकर को और 4,500 रुपये देने होंगे नोटरी को, नोटरी पब्लिक को। तो सर ये मेरे कॉस्ट टू सेल बन जाएंगे। द एक्सपेंसेस नेसेसरी टू सेल अ प्लांट आर कॉल्ड कॉस्ट टू सेल। तो कॉस्ट टू सेल का पार्ट बनेंगे दोनों। अच्छा, द प्लांट इन इट्स करंट कंडीशन विल बी एबल टू प्रोड्यूस 52,000 यूनिट्स इन द ईयर 2020, 49,800 यूनिट्स इन द ईयर 2021 एंड 48,000 यूनिट्स इन द ईयर 2022। ठीक है जी। द सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट्स विल बी ₹7.2, ₹6.8 एंड ₹6.5 in the year 2020, 21, 22 रिस्पेक्टिवली। तो सर 2020 से लेकर 22 तक के नंबर ऑफ़ यूनिट्स और सेलिंग प्राइस भी आपको बता दी। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ एज फॉलोज। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा? सर मटेरियल लगेगा आपका 1.4 रुपये का, लेबर आपकी यूज़ होगी सर 0.9 रुपये की, और ओवरहेड यूज़ होंगे सर आपके 0.5 रुपीज़ के। साथ ही में एक चीज़ और बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल इंक्रीज़ बाय 15% एवरी ईयर। तो हर साल ये 14% जो है प्लस हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा 15% से। 2020 में भी, 2021 में भी और 2022 में भी 15% का इंक्रीज़ मुझे रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है जी। खैर, द फिक्स्ड कॉस्ट नेसेसरी टू ऑपरेट द प्लांट इज ₹145,000। ठीक है। द डेप्रिसिएशन ऑफ ₹35,000 पर एनम इज इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड कॉस्ट। सर इस 145,000 में ये 35,000 ऐड हुआ है, और ये 35,000 डेप्रिसिएशन का है। सर डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंस। तो सर मुझे इस 35,000 को इस 145,000 में से निकालना चाहिए, ताकि मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट वो आए जो जिसकी वजह से मेरे कैश रिसोर्सेज फ्लो हो रहे हों। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट में बोल रहा है कि द डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल इज़ 10%। ठीक है।
और रिक्वायरमेंट में सही वही है कि कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। ठीक है जी, तो बिल्कुल पहले पिछले वाले सवाल की तरह ही सॉल्व करते हैं कि हमें चाहिए क्या, कैलकुलेशन फॉर इम्पेयरमेंट। सर इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन के लिए मैं शुरू हुआ तो कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर 2019 की मुझे बताई गई है कितनी, 250,000। सर फेयर वैल्यू मुझे बताई गई कितनी, 222,000। सर कॉस्ट टू सेल भी मुझे बताई गई थी सर, 15,000 की एक और 4,500 की एक, तो टोटल 19,500 इनकर करने होंगे मुझे इस एसेट को सेल करने के लिए। सही है जी, 19,500, तो ये यहाँ से लेस हो जाएगा, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सर कितनी बन जाएगी मेरी, 202,500। अच्छा जी, ये आ गई मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगली चीज़ मुझे चाहिए होती है वैल्यू इन यूज़, जो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए मैं एक वर्किंग बना लेता हूँ। सही है जी, वर्किंग के पास चलते हैं। वैल्यू इन यूज़ सर कितने ईयर्स हैं मेरे पास, 3 ईयर्स हैं, 2020, 2021 एंड 2022। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अपने पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितना है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन मेरी नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर ही बेस कर रही होगी। सर ये आ गए पॉइंट मेरे पास 52,000, 49,800 एंड 48,000। 52,000, 49,800 एंड 48,000। ये सर मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ये कैश फ्लोज के सॉरी कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज में यूज़ नहीं हो रहे होंगे। अच्छा जी, सर अब मेरे पास क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। सर मुझे सेल्स रिकॉर्ड करनी है, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिकॉर्ड करनी है। सर मुझे कॉस्ट ऑफ लेबर रिकॉर्ड करनी है, मुझे कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स रिकॉर्ड करनी है, और फाइनली मुझे फिर फिक्स्ड कॉस्ट मुझे रिकॉर्ड करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट। सही है जी, तो सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़रा इसको डिवाइड कर देता हूँ दो हिस्सों में। सही, एक तरफ प्राइस जो पर यूनिट प्राइस हमें दी हुई है, और टोटल। सही है जी, प्राइस एंड टोटल, सिमिलरली प्राइस एंड टोटल। सर ये मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही करें, आप डायरेक्ट टोटल्स लिख लिया करें, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं प्राइसेस भी साथ में कोट कर रहा हूँ। अच्छा, सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सेल्स की प्राइस मुझे कितनी गिवन थी सर, 7.2, 6.8 एंड 6.5। 7.2, 6.8 एंड 6.5। ठीक है जी, टोटल सेल्स कितनी हुई होंगी सर, 7.2 इंटू 52,000। सर ऐसे ही निकालेंगे ना टोटल सेल्स, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल सोल्ड, तो 52,000 मल्टीप्लाई बाय 7.2, सर मेरे पास टोटल सेल्स आती हैं 374,400। सही है जी, सिमिलरली जब मैं सर 2021 पे आया तो 6.8 मल्टीप्लाई बाय 49,000, तो सर यहाँ पे मेरे पास टोटल सेल्स आती हैं 338,640। एंड सिमिलरली 2022 पे 6.5 इंटू 48,000 यूनिट्स, तो मेरे पास सेल्स आती हैं 312,000 की। ठीक है जी, मटेरियल के पास आते हैं सर। मटेरियल के बारे में क्या बोल रहा था सर, वैसे तो हमारी 1.4 की मटेरियल की कॉस्ट होगी 2020 में, लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 15%। तो सर 15% का इंक्रीज मुझे हर साल रिकॉर्ड करना है, तो 1.4 के 15% इंक्रीज कैसे रिकॉर्ड करूँगा सर, यहाँ देख लेते हैं। 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 15%, तो सर ये मेरे पास कितना आता है, 6.8।
सॉरी 1.61, 1.4 को 15% से इंक्रीज़ किया तो मेरे पास प्राइस आई 1.61 की। ठीक है जी सर, नेक्स्ट ईयर भी जब मैं इसको इंक्रीज़ करूंगा तो इस मरतबा 1.61 को इंक्रीज़ करूंगा 15% से। सर 1.61 को जब इंक्रीज़ करूंगा 16% से तो मेरे पास फिगर आती है 1.8515 की। ठीक है जी, तो सर ये प्राइसेस भी मैं कोट कर लेता हूँ 1.61 एंड 1.8515। और सर क्या कहते हैं टोटल कैसे निकाल रहे होंगे, नॉर्मल आसान सी बात है, 1.4 इंटू 52,000, 1.61 इंटू 49,800 एंड 1.8515 इंटू 48,000। ठीक है जी, तो सर इनकी ये टोटल आ रहे होंगे मेरे पास 72,800, 80,178 एंड 88,872। ठीक है जी, आउटफ्लोज हैं तो सर ये माइनस हो रहे होंगे। अच्छा जी, लेबर के पास जब मैं जाता हूँ तो सर लेबर के बारे में मुझे मालूम है 0.9 की, और इसमें कोई इंक्रीज़ कोई डिक्रीज़ कुछ नहीं है, तो सिंपली 0.9 यहाँ पे भी, 0.9 यहाँ पे भी, 0.9 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे के सारे अपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स से। तो सर मेरे पास फिगर आएंगी 46,800 की और 44,820 की और 43,200 की। ठीक है जी, सिमिलरली सर ओवरहेड की अगर मैं बात करूं, ओवरहेड के बारे में मुझे क्या मालूम है कि 0.5 के ओवरहेड में इनकर कर रहा हूं, 0.5 0.5 0.5। तो सर 0.5 इंटू 52,000 इज़ 26,000, 0.5 इंटू 49,800 इज़ 24,900 और 0.5 इंटू 48,000 इज़ 24,000। ठीक है जी सर, आउटफ्लोज थे तो इनको माइनस करूँगा। सर लास्ट थिंग इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में याद होगा, अभी बोला था कि 145,000 में से 35,000 मुझे माइनस करने होंगे डेप्रीसिएशन वाले, बिकॉज इट इज़ अ संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब सर जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। सर दूसरी चीज़, दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ सर, ये कैश रिसोर्स नहीं है, कैश आउटफ्लो नहीं है, कैश एक्सपेंस नहीं है, तो मुझे इसको इंक्लूड करने की, वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन में इंक्लूड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो 145,000 माइनस 35,000 इज़ 110,000। ठीक है जी, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, 110,000 110,000 एंड 110,000। ठीक है जी। अच्छा सर, ये हमारे पास तमाम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज रिकॉर्ड हो गए। अब मैं क्या करूं सर, अब इनको टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कैश इनफ्लोज आते हैं मेरे पास सर 118,800। 2021 के टोटल आते हैं सर मेरे पास 78,742 और 2022 के मेरे पास आते हैं 45,928। सही है जी सर, ये मेरे पास नेट कैश फ्लोज आ गए। इसी तरीके से सर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा लेता हूँ अपना @, 10%। 10% के हिसाब से सर 1 + 10% की पावर -1, 1 + 10% की पावर -2 एंड 1 + 10% की पावर -3। ठीक है जी, तो सर प्रेजेंट वैल्यूज जब मैं इन सब की निकालता हूँ तो मेरे पास आती हैं 108,000, 65,076 एंड 34,506। सही है जी, इन तीनों को अगर मैं टोटल कर लूँ तो मेरे पास वैल्यू इन यूज़ आ जाएगी, जो कि मेरे पास बनेगी 207,582। ये मेरे पास सर वैल्यू इन यूज़ भी आ गई। सर इसी वैल्यू इन यूज़ को मुझे ऊपर ले जाके इनकॉर्पोरेट करना है, 207,582
तो सर रिकवरेबल अमाउंट कितनी आएगी सर? रिकवरेबल अमाउंट इज़ द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और द वैल्यू इन यूज़। तो सर हायर ऑफ दोनों में अगर देखूँ तो वैल्यू इन यूज़ है 207,582। सर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, वैल्यू इन यूज़ कम है, मतलब सर एक इम्पेयरमेंट आ रही होगी मेरे पास, इम्पेयरमेंट लॉस एक आ रहा होगा मेरे पास। इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आएगा सर अगर इन दोनों को मैं एडजस्ट करूं? तो 42,418 का इम्पेयरमेंट लॉस मेरे पास बुक होगा 2019 में। उम्मीद है सर ये सवाल दोनों आपको समझ में आए होंगे, दोनों सवाल आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अगले असाइनमेंट में, अगले क्विज़ में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।